नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर साथ हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर, जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन 2023 एडिशन से लिया है, जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। पिछले सेशंस में हम अभी तक 40 से पहले के सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर बात कर चुके हैं। 41वें सेंटेंस से इस वीडियो सेशन का शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है 41वां सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जो कि एसएससी के किरण पब्लिकेशन में, फिर से आपको बता रहा हूँ, 2023 एडिशन को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस पर 16,500 प्लस लिखा हुआ है। अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो आप सीक्वेंस को अपने हिसाब से मिला लें। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। हमारी जो अप्रोच रहती है वो सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली दोनों तरीके से सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की रहती है। उसी के आधार पर जो है हमें अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना है। तो देखिए, मैं एकदम से यहाँ पर आपको सिंटैक्स समझाता हो जाऊँगा और ये 4 अप्रोप्रिएट ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो सुटेबल होगा, जो मीनिंगफुल होगा, वो हम चूज़ करेंगे। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है एक सेंटेंस, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रोनाउन आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि निश्चित तौर पर यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होने का यहाँ पर स्कोप नहीं है। सॉर्ट यहाँ पर मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब जो है वो आपकी एक्शन नेचर की है। एक्शन नेचर में भी ये ट्रांजिटिव एक्शन है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पर ही कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो इसके बाद जो भी लिखा जाना है वो नाउन होना है। ग्रेट क्या लिखा हुआ है? ग्रेट तो एक एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट तो केवल नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं। काइंड क्या लिखा हुआ है? काइंड भी एक एडजेक्टिव है, और इसी वजह से ये गलत हो गया। देखिए, काइंड जो है वो एडजेक्टिव होता है। काइंड का मतलब क्या है? हैविंग सिंपैथी टुवर्ड्स अदर या फॉर अदर्स। ठीक है, तो काइंड एडजेक्टिव है और हमें यहाँ पर चाहिए एक नाउन या कोई नाउन फ्रेज हो। भाई, अगर हमें ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो निश्चित तौर पर ही हमें कोई नाउन या कोई नाउन फ्रेज चाहिए। या कोई प्रोनाउन भी चल सकता है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही या नाउन फ्रेज ही ऑब्जेक्ट बन सकती है। तो यहाँ पर ये काइंड इसीलिए गलत हो गया। क्या ऑप्शन हो सकता है? काइंडनेस बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि काइंडनेस एक नाउन है। काइंड हार्टेड के बारे में मैं आपको बता दूं, काइंड हार्टेड भी एक एडजेक्टिव है। तो आप ये भी नहीं लिख सकते ग्रेट काइंड हार्टेड भी आप नहीं लिख सकते। काइंड हार्टेड भी एडजेक्टिव है। काइंड हार्टेड का मतलब भी वही है, शोइंग रिस्पेक्ट और सिंपैथी फॉर अदर्स, टुवर्ड्स अदर्स। ठीक है, तो ये गलत हो गया। वैसे भी ये लिखा गलत है। देखिए, काइंड, इसको काइंड हार्टेड को इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखने का तरीका है, आप काइंड और हार्टेड के बीच में डैश लगाकर चलिए। क्योंकि काइंड यहाँ पर एडजेक्टिव है, हार्टेड भी एक एडजेक्टिव है। तो दो एडजेक्टिव को मिलाकर जब हम एक कंपाउंड एडजेक्टिव को बनाते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह उनका इस्तेमाल करते हैं, तो डैश लगा दिया जाता है। लेकिन कहीं पर इस तरह से भी लिखा हुआ आ जाए तो ये बहुत बड़ी गलती नहीं है। लेकिन ये यहाँ सेंटेंस में नहीं हो सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव के पार्ट ऑफ स्पीच में है। एडजेक्टिव का फंक्शन रहेगा इसका, किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आएगा, खुद ये नाउन नहीं बन पाएगा। नाउन काइंड हार्ट हो सकता था, लेकिन काइंड हार्ट का मीनिंग कुछ नहीं है। मीनिंगलेस वर्ड लिखा हुआ है, मीनिंगलेस फ्रेज लिखी हुई है, काइंड हार्ट। देखिए, जो काइंड एडजेक्टिव है ये किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। हार्ट कोई काइंड थोड़ी ना होता है। हार्ट में क्या काइंडनेस देखोगे भैया? आप लिख सकते थे काइंड पर्सन, काइंड लेडी, आप लिख सकते थे काइंड गर्ल, आप लिख सकते थे काइंड बॉय, लेकिन हार्ट में क्या काइंडनेस होगी? हार्ट तो एक बॉडी का पार्ट है। आप सोचिए, आपने लिखा इंटेलिजेंट मैन, सही है। आपने इंटेलिजेंट वुमेन लिख दी, सही है। आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? इंटेलिजेंट बुक लिख सकते हैं क्या? बुक में क्या इंटेलिजेंस होगी भाई? इंटेलिजेंस उसमें हो सकती है जिसके पास ब्रेन हो। बुक के पास कोई ब्रेन थोड़ी है, वो तो पैसिव ऑब्जेक्ट है। उसकी क्या इंटेलिजेंट होगी, उसकी क्या इंटेलिजेंस होगी? बुक को थोड़ी ना इंटेलिजेंट कह सकते हो। ठीक है, आप कह सकते हो फास्ट रनर, आप कह सकते हो फास्ट मैन, आप ये थोड़ी ना कह सकते हो फास्ट शूज। शूज में क्या फास्टनेस होगी? तो एडजेक्टिव जिस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लगाए जाते हैं, वहां पर इस लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का भी ध्यान रखा जाता है कि क्या उस थिंग में, उस नाउन में इस एट्रीब्यूट को दिखाया जा सकता है, क्या इस प्रॉपर्टी को उसमें दिखाया जा सकता है। हार्ट में कोई काइंडनेस नहीं दिखाई जा सकती, मीनिंगलेस फ्रेज लिखी हुई है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा काइंडनेस।
काइंड हार्टेड भी एक एडजेक्टिव हो रहा था, काइंड खुद एडजेक्टिव लिखा हुआ था, तो यहां पर ग्रेट काइंडनेस टू हिज फ्रेंड, ये सही ऑप्शन होता। ये हो गया आपका 41। 42 पर चल लेते हैं। इसी तरह से लॉजिकल हमें रहना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। क्या लिखा हुआ आपके सामने, सी एंग्रीली ब्रोक अप द लेटर। सी एक प्रोनाउन हो गया जो फिर से एक सब्जेक्ट हो जाएगा। एक ये एंग्रीली जो लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ मैनर लिखा हुआ है, ठीक है। एडवर्ब मैनर को ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगाना प्रीफर किया जाता है, यानी कि एंग्रीली को अगर और अच्छे वे में लिखना था, इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को और अच्छे से लिखना था, तो एंग्रीली को इस ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां लगाना चाहिए था। बट एडवर्ब मैनर चूंकि वर्ब का मैनर बताने के लिए आती है तो वो उससे पहले भी लगा दी जाती है, ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। प्रीफरेंस हमारी यही होती है कि हम एडवर्ब मैनर को यहाँ लगाएं, लेकिन वहाँ अगर आपको लगी मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। बस हाँ, इम्प्रूव्ड अगर स्ट्रक्चर है, अगर आपको इम्प्रूवमेंट में कहीं ये ऑप्शन दे दिया जाता, देखिए मेरे सामने चीज़ें आ जाती हैं तो मैं इग्नोर नहीं करता, मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये एडवर्ब मैनर लगा हुआ है यहाँ पर, और अगर वहाँ पर लगा होता तो वो इम्प्रूव्ड बेटर स्ट्रक्चर होती। अब ये देखिए ब्रोकअप लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या होता है ब्रोकअप का मतलब, क्या ये सही है, क्या ये मीनिंगफुल है, यहाँ पर नहीं है। देखिए ब्रेकअप है ना, फर्स्ट फॉर्म है, वो सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ब्रेकअप वर्ब होती है और ब्रेकअप का मतलब होता है टू डिसइंटीग्रेट, चीज़ों को अलग अलग कर देना। टू डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब आप जानते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन पढ़ा होगा ना 11th-12th में, जिनके पास मैथ रही होगी ना। समाकलन मतलब एक पास ला देना, इंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट अलग अलग कर देना, डिसइंटीग्रेट। या टू डिवाइड समथिंग इनटू मैनी पीसेस, ये लिख देता हूं चलो, टू डिवाइड समथिंग इनटू मैनी पीसेस, ठीक है। एक मीनिंग और हो जाएगा इसका, टू कम टू एन एंड, किसी चीज़ का एंड हो जाना, एंडिंग स्टेट में आ जाना। और रिलेशनशिप वगैरह में जो ब्रेकअप हो जाता है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, या गर्ल्स गर्ल्स के बीच में, या बॉयज़ बॉयज़ के बीच में, तो वो इस मीनिंग में, ब्रेकअप को इस मीनिंग में यूज़ करते हैं हम। और इसी मीनिंग में ब्रेकअप से नाउन भी बन जाता है, बस डिफरेंस इसमें थोड़ा सा, एक कंपाउंड नाउन बन जाएगा, ब्रेक डैश लगाकर आप, ये एक नाउन हो गया। इसका मतलब हो गया किसी रिलेशनशिप का एंड स्टेट में आना, वो प्रोसेस को ब्रेकअप कह देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं लेटर को हमने डिसइंटीग्रेट कर दिया या डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेटर को मैनी पीसेस में जो किया जाता है, जो लाया जाता है मैनी पीसेस में, उसके लिए वर्ब होती है टोर अप, ठीक है। टीयर का मतलब क्या है, टीयर का मतलब है टू ब्रिंग समथिंग अपार्ट, किसी को अलग अलग सिचुएशन, मतलब अलग अलग लाना, अलग अलग, अपार्ट का मतलब दूर दूर कर देना, ठीक है। या मैनी पीसेस, और इन अपार्ट की जगह मैंने क्या लिख दिया, इनटू मैनी पीसेस। मतलब यहाँ पर देखिए टीयर का वही मतलब है जो लगभग लगभग ब्रेकअप का है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड करने की बात की जा रही है। यहाँ पर किसी चीज़ को अलग अलग स्टेट में लाना, मतलब कोई एक चीज़ है यहाँ पर, उसको आपने अलग अलग कर दिया, डिसअसेंबल टाइप का कुछ कर दिया। टीयर से ही बना है टीयर अप। टीयर अप का मतलब होता है टू टीयर सम पीस ऑफ पेपर इनटू मैनी पीसेस। ये एग्जैक्ट फ्रेजल वर्ब जो है कागज को फाड़ने के मीनिंग में यूज होती है। टीयर अप जो एग्जैक्ट, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है, टीयर अप फ्रेजल वर्ब का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है टू टीयर समथिंग या टू टीयर सम पेपर इनटू मैनी पीसेस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन था टोर अप, ब्रेकअप भी नहीं था। टीयर्ड अप, देखिए टीयर्ड अप यहाँ पर लिखा गया और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टीयर है इसकी सेकंड फॉर्म होती है टोर और इसकी थर्ड फॉर्म होती है टॉर्न, ठीक है। और इस टीयर का मतलब क्या है, ये जो मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, टू ब्रिंग समथिंग अपार्ट, टू ब्रिंग समथिंग इनटू मैनी पीसेस। ब्रिंग से मतलब लाना नहीं है, यहाँ पर किसी स्टेट में लाना है, ठीक है। कोई सिंगल पार्ट में थी, होल पार्ट में थी, उसको फाड़ कर अलग अलग कर दिया, ये मतलब है, ठीक है। तो टीयर, टोर, टोर्न। एक और टीयर होता है जो होता है हमारा आंसू,
जो हमारी आँखों से जो ग्लैंड से जो लिक्विड निकलता है, जो सॉल्टी लिक्विड निकलता है, उसको हम सब क्या कहते हैं? आंसू, टीयर। अब ये टीयर एक नाउन है, लेकिन इसी मीनिंग में, लगभग इसी मीनिंग में, आंसू बहाने के मीनिंग में टीयर वर्ब भी हो जाती है। टीयर का मतलब हो जाता है आंसू बहाना। यहाँ पर ये टीयर्ड भी हो जाएगी सेकंड फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म टीयर्ड हो जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर कुछ आंसू बहाए गए हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाला मीनिंग तो होना ही नहीं था। ब्रेक इन के बारे में बता दूं, ये बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक इन। कई बार मैंने इसको एग्जाम में देखा है। इसके मीनिंग में आपको समझा देता हूं कि ब्रेक इन किस सिचुएशन में कब यूज़ करें। देखिए, एक सिचुएशन आपके सामने ये आ सकती है, ब्रेक समवन इन। इसका मतलब होता है टू ट्रेन समवन फॉर अ न्यू जॉब। किसी को न्यू जॉब के लिए, न्यू एक्टिविटी के लिए तैयार करना। कई बार आपने देखा होगा ना कि किसी बड़े प्रोड्यूसर ने, किसी डायरेक्टर ने किसी नए आर्टिस्ट को, नए एक्टर को, एक्ट्रेस को ब्रेक दिया। आप कहते हैं ना कि ये हीरो है, इसको उस डायरेक्टर ने ब्रेक दिया। ब्रेक देने का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसको ट्रेन किया, पहली बार उसको अपनी पिक्चर में लिया, प्रमोट किया। ठीक है, इसी तरह से ये ऐसे भी यूज़ हो सकती है, ब्रेक समथिंग इन। ब्रेक समथिंग इन का मतलब भी थोड़ा थोड़ा टू ट्रेन समवन जैसा ही है, इस वाले यूसेज जैसा ही है, बस यहाँ पर समवन की जगह मैंने समथिंग लगाया है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मतलब क्या इसका मीनिंग आएगा निकल के, टू यूज समथिंग फॉर मेकिंग देम मोर एप्रोप्रिएट। जैसे मैंने जूते खरीदे, जब मैं जूते खरीदता हूं तो वो थोड़े से टाइट आते हैं, लेकिन जब मैं उनको 2-4 दिन ब्रेक इन कर लूं या उनको यूज़ कर लूं तो फिर ग्रिप बढ़िया बन जाती है। वो मेरे पैर के हिसाब से, मेरे फुट के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, अच्छी ग्रिप बनती है 2-4 दिन पहन के। तो हम लिख सकते हैं इस सिचुएशन में ब्रेक न्यू शूज इन। ठीक है, 2-4 दिन पहन के उनको यूज़ करो ताकि वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाए। इस मीनिंग में आप ब्रेक समथिंग इन लगाओ, देखोगे ब्रेक, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, इन लगेगा एडवर्ब की तरह। लेकिन एक और मीनिंग है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जहाँ पर ब्रेक इन बार बार यूज़ होती रहती है। ब्रेक इन इस तरह से लिखा रहेगा और यहाँ पर लिखिएगी समथिंग। अब यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाता है टू एंटर, और ये समथिंग क्या रहेगा, कोई प्लेस ही रहेगा, कोई प्लेस या बिल्डिंग रहेगी, BUILDING बिल्डिंग। टू एंटर अ प्लेस और बिल्डिंग इलीगली। ठीक है, और इसी मीनिंग में ब्रेक इनटू भी यूज कर सकते हैं हम। कई बार आपको ऑप्शन में अगर ब्रेक इनटू मिल जाए, ब्रेक इनटू मिल जाए तो सही है। ठीक है, एक मीनिंग और इसका हो जाता है ब्रेक इन का, हो जाता है टू इंटरप्ट। कोई बात कर रहा है, आपने बीच में उसे इंटरप्ट कर दिया। कोई कुछ कह रहा है, कोई गीत सुना रहा है, कोई भजन सुना रहा है और आप बीच में बोल पड़े, आपने क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया, ब्रेक इन कर दिया। ठीक है, ये 2 मीनिंग इसके संभव है। तो ये हो गया हमारा 42 का पहला। बाकी ये जो फ्रेजल वर्ब थी इनके बारे में जानना जरूरी था, आप समझ चुके हैं। 43 पर चलते हैं। 43 आपके सामने है। देखिए, द एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस हैज़ प्रूव्ड टू बी ए बून फॉर ऑल ऑफ अस। काफ़ी कुछ, देखिए आसान से आसान सेंटेंस में भी काफ़ी कुछ होता है सीखने के लिए, समझने के लिए। इन चीज़ों को इग्नोर मत किया करो, स्किप मत किया करो अपने टाइम को बचाने के लिए। आप ऐसे अपने टाइम को नहीं बचा रहे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस कर रहे हैं, और इस अंडरस्टैंडिंग को बाद में इम्प्रूव करने के लिए फिर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, फिर आपको ये चीज़ें ढूंढ के निकालनी पड़ेंगी। जो चीज़ें अभी आप इग्नोर कर दोगे, स्किप कर दोगे, वो चीज़ें आपको फिर ढूंढ कर निकालनी पड़ेंगी कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखूं। तो समझ लेते हैं बात को। देखिए, आपके सामने एडवांसमेंट से एक नाउन लगा हुआ है, द आर्टिकल लगा हुआ है जो कि एक नाउन फ्रेज हो गई, सब्जेक्ट है। अब ध्यान दोगे तो ये जो एडवांसमेंट है ये प्रोग्रेस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये किसी डेवलपमेंट की, किसी डेवलपमेंट फील्ड की बात हो रही है। तो इसको यहाँ पर काउंटेबल बनाया गया है और प्लूरल यूज़ किया गया है।
प्लूरल यूज किया गया है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लूरल नाउन की तरह एडवांसमेंट यूज हुआ है, ठीक है। इन मेडिकल साइंस प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया मेडिकल साइंस। तो इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को तो इस नाउन के लिए एडवांसमेंट के लिए एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। इस एडजेक्टिव का तो सब्जेक्ट पर कोई असर पड़ेगा नहीं, सॉरी वर्ब पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट है हमारा एडवांसमेंट। जब एडवांसमेंट सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है तो यहाँ पर हैज नहीं होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था, ठीक है। हैव प्रूव्ड टू बी ए बून फॉर ऑल ऑफ अस। हैव प्रूव्ड आपका ये ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रूव्ड अपने आप में वो हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्रूव्ड मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब है तो फिर इसके बाद इसका आगे को लिखा हुआ है हैव प्रूव्ड टू बी अ बून फॉर ऑल ऑफ अस। टू बी यहाँ पर टू प्लस बी वन, ये इन्फिनिटिव हो गया, और ये बी लिंकिंग नेचर की वर्ब है, इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया बून, फॉर प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया ऑल, ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गई, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर ये जो प्रूव है ना, ये एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, फटाक से समझो बात को। ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, और ये जो इन्फिनिटिव है ये खुद इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, एक्शन वर्ब नहीं है। जब प्रूव को एक्शन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं टू फाइंड या टू एस्टैब्लिश समथिंग ट्रू, किसी चीज़ को हमने ट्रू प्रूफ कर दिया, उस मीनिंग में यहाँ पर ये यूज़ नहीं हुई है। एडवांसमेंट खुद एक बून प्रूव हुए हैं, तो लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रही है। अच्छा, ये तो हो गई जो बेसिक बातें जो मैं सेंटेंस की स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको बताना चाहता था। लेकिन आपने एक डिफरेंस और यहाँ पर फाइंड करना है जिसकी वजह से आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखिए, हैज़ प्रूवन तो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि हैज़ हम यहाँ लगा नहीं सकते थे, प्लूरल हमारा सब्जेक्ट था। हमने हैड प्रूवन क्यों नहीं किया, या अगर लिखा होता हैड प्रूव्ड तो क्या डिफरेंस होता। ये यहाँ पर एक ऑप्शन और वो लिख देता, एक ऑप्शन और वो लगा देता हैव प्रूवन लिख देता वो, तो क्या हो जाता, क्या फर्क पड़ जाता। या सीधे सीधे मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस प्रूव्ड में या प्रूवन में डिफरेंस क्या है। पहली चीज तो ये एक बात तो आपको ये पकड़नी चाहिए, एक पॉइंट तो आपको ये पकड़ना चाहिए कि यार प्रूव्ड और प्रूवन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। वर्सेस लिख देता हूं। और दूसरी बात ये कि हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट ही क्यों यूज किया, पास्ट परफेक्ट क्यों यूज नहीं किया। भाई हैज़ नहीं लगा पाए वो तो बात समझ में आ रही है प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से, लेकिन हैव लगा पाए, हैड क्यों ना लगा पाए। एक डिफरेंस ये समझ में आना चाहिए कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्सेस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका टेंस से रिलेटेड है, वर्ब से ही है। वर्ब भी, टेंस तो वर्ब ही होता है, ये भी आपका वर्ब से रिलेटेड है। दोनों डिफरेंस मैं फटाफट आपको समझा देता हूँ, फिर चलेंगे हमारे अगले सेंटेंस पर, ठीक है। देखिए, आइए समझिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि पास्ट परफेक्ट जो होता है वो एक रिलेटिव कंप्लीशन होता है। रिलेटिव कंप्लीशन कह दो इसको, या डिपेंडेंट कंप्लीशन कह दो इसको। डिपेंडेंट कंप्लीशन मतलब एक ऐसा कंप्लीशन जो किसी दूसरे एक्शन पर, दूसरे टाइम फ्रेज पर, एडवर्ब टाइम पर रिलेट करता है या डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो हैव, अभी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है, मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट में आप यूज करते हैं, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट है ये अब्सोल्यूट कंप्लीशन है। अब्सोल्यूट कंप्लीशन मतलब एक ऐसा कंप्लीशन जो किसी पर डिपेंड नहीं करता कंप्लीट होने के लिए, मतलब इंडिपेंडेंट कंप्लीशन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मान लो कि ये आपकी जो है टाइम लाइन है, ये वो लाइन है जिस पर हम टाइम को बिंदुओं की तरह, पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये वो पॉइंट है इस टाइम लाइन पर जब आपने इस सेंटेंस को कहा। रिपोर्ट टाइम मैं इसको बोलता हूं, और बाय डिफॉल्ट यही जो रिपोर्ट टाइम होता है, जब आप किसी सेंटेंस को रिपोर्ट करते हो, किसी वर्ब को कहते हो, रिपोर्ट करते हो, यही टाइम प्रेजेंट का टाइम होता है। केवल यही एक पॉइंट प्रेजेंट का टाइम है, प्रेजेंट का पॉइंट है। इससे पहले सारे पास्ट, इसके बाद सारे फ्यूचर के पॉइंट है। एक सेकंड पहले भी पास्ट और एक सेकंड बाद भी फ्यूचर ही कंसीडर करोगे आप, ठीक है, अगर टाइम की डेफिनेशन के साथ स्ट्रिक्ट रहा जाए तो,
ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है, इस प्रेजेंट के पॉइंट पर कंप्लीशन। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है इस पॉइंट पर कंप्लीशन, जिस पॉइंट पर आपने सेंटेंस को कहा। तो जिस पॉइंट पर आपने सेंटेंस को कहा उस पॉइंट को सेंटेंस में लिखने की आवश्यकता थोड़ी होती है। जिस टाइम आप सेंटेंस को कहते हो उस टाइम को आप कभी सेंटेंस में नहीं लिखते। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लिखना भी है तो क्या लिख दोगे आप, एडवर्ब लगा दोगे, नाउ लगा दोगे उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अगर आपको पास्ट में कंप्लीशन दिखाना है तो सबसे पहले आपको पास्ट में वो पॉइंट बताना पड़ेगा जिस पॉइंट पर कंप्लीशन हुआ, और वो पॉइंट बताने के लिए आप एक और एक्शन लगाते हो पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का एक और वर्ब इंट्रोड्यूस करते हो आप अपने सेंटेंस में, और सेंटेंस हो जाता है कॉम्प्लेक्स। इसलिए कहा जाता है कि पास्ट परफेक्ट जो है एब्सोल्यूट कंप्लीशन नहीं होता, रिलेटिव कंप्लीशन होता है। वो रिलेट करता है किसी और एक्शन से। हम ये कह सकते हैं कि ये हुआ इससे पहले ये हो गया, या ये हुआ तो इसके बाद में ये हुआ, तो तब तक ये खत्म हो गया था। ठीक है, हमेशा सिचुएशन ऐसी ही रहेगी आपके पास। पास्ट परफेक्ट आप रिलेटिव कंप्लीशन की तरह यूज करेंगे। डिपेंडेंट कंप्लीशन होता है, आप एक और क्लोज लगाते हैं उस टाइम को बताने के लिए कि इस टाइम पर कंप्लीशन हुआ है और ये टाइम वो था। प्रेजेंट में ऐसा नहीं होता। प्रेजेंट में तो उसी टाइम पे आपने बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा आप नाउ लगा दोगे, तो इसको कहा जाता है टाइम इंडिपेंडेंट कंप्लीशन। मतलब जिस पॉइंट पर आपने कहा सेंटेंस को उसी पॉइंट पर कंप्लीट हुआ है। ये एक डिफरेंस तो ये है। तो आपका जो सेंटेंस है यहां पर तो कोई टाइम दिया ही नहीं गया है, ऐसा कोई पास्ट की क्लोज कोई दी नहीं गई है जिसकी वजह से आप ये कह सको कि उस पास्ट के एक्शन से पहले ये कंप्लीशन हुआ होगा, तो हैड प्रूवन हमें लगाना चाहिए। इसलिए हैड प्रूवन होगा नहीं, हैड प्रूव्ड नहीं होगा। लेकिन प्रूवन और प्रूव्ड का डिफरेंस अभी भी रह गया हमारा। देखिए कुछ वर्ब हमारे पास ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब हमारे पास ऐसी होती हैं जिनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म दो होती है, या जिनकी दो वर्ब की थर्ड फॉर्म पॉसिबल है। जैसे मैंने यहां पर लिखा श्रिंक, श्रैंक। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये बेस फॉर्म हो गई जिस फॉर्म में ये वर्ब पाई जाती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कह देते हैं कुछ ग्रामरियन। इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। और ये वाली जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसकी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होगी हैज, हैव, हैड के साथ, या बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। लेकिन कहीं पे अगर आपको ये दिखी मिल जाए श्रंकन, तो ये भी इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होती है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ऐसे सिंक है, सैंक हो जाएगा, संक हो जाएगा, संकन हो जाएगा। ये एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव की तरह अगर पास्ट पार्टिसिपल की तरह अगर इस्तेमाल करना है ना तो इसे लगाओगे। और हैज, हैव, हैड के साथ लगा रहे हो, मेन वर्ब की तरह लगा रहे हो ना, तो इस वाली थर्ड फॉर्म को लगाओगे। ऐसी शेव है, शेव्ड, शेव्ड, शेवन। ठीक है, और गॉट, गेट, सॉरी गेट, गेट होती है बेस फॉर्म, गोट, गोट। और एडजेक्टिव अगर लिखना है तो क्या लिखते हो, गोटन। ऐसी मेल्ट, मोल्ट हो गया, थर्ड फॉर्म भी मोल्ट हो गया, मेल्ट, मोल्ट, हाँ थर्ड फॉर्म मोल्ट हो गया, और ये एडजेक्टिव हो गया मोल्टन। मेल्टेड भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। प्रूव हो गया, प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रूवन। आपने लिखा हुआ देखा होगा प्रूवन फैक्ट्स, प्रूवन फैक्ट्स लिखा हुआ देखा होगा। फैक्ट्स नाउन है, प्रूवन क्या है, एडजेक्टिव है इसके लिए। ठीक है, चलिए, तो कहीं पर भी अगर इसको यूज करना है तो इस तरह से ही यूज करेंगे। अब यही डिफरेंस है प्रूव में। प्रूवन जो है वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होने वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और प्रूव्ड है मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होने वाली। तो हैज, हैव के साथ देखो, जिस स्टूडेंट को ये पता है ना कि प्रूवन पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होती है और प्रूव्ड होती है मेन वर्ब की तरह, इन दो ऑप्शन को तो वो वैसे ही हटा देगा, फिर तो एक ही बचा। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। ये हो गया आपका 43 सेंटेंस।
44 पर चल लेते हैं। एजुकेशनल फैसिलिटीज इन अंडर डेवलप्ड नेशंस आर ऑफन लिमिटिंग। ओके, देखिए एजुकेशनल फैसिलिटीज नाउन हो गया और एजुकेशनल हो गया इसके लिए एडजेक्टिव। अब ये जो नाउन फ्रेज है यही सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। इन प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है अंडर डेवलप्ड नेशंस। नेशंस मतलब नाउन और अंडर डेवलप्ड हो गया एडजेक्टिव, यानी कि ये एडजेक्टिव किसके लिए आया, नेशंस के लिए। अब ये जो पूरी नाउन फ्रेज हो रही है ये इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रही है, और ये पूरी की पूरी प्रीपोजिशनल फ्रेज इन अंडर डेवलप्ड नेशंस इन फैसिलिटीज के लिए क्या लगी, फैसिलिटीज नाउन है तो इसके लिए क्या हो गई, ये पूरी की पूरी फ्रेज जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये हो गई एडजेक्टिव फ्रेज। ओके फाइन। फैसिलिटीज थी, प्लूरल नाउन था तो वहां पर आर भी लगा है। ऑफन लगा हुआ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सही जगह लगा है। बी की अगर कोई वर्ब लिखी हो और मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही हो तो उसके बाद ही लगाया जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। लिमिटिंग, अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है। पहली चीज तो आप ये कहिए कि ये जो बी है ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ आनी चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है ये, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या हो गई, मेन वर्ब। अब अगर ये मेन वर्ब है तो ये मेन वर्ब है एक्शन नेचर की, और उसमें भी ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि लिखा नहीं है। अब अगर नहीं लिखा है तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर ये बात समझाई है कि जब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट उसके बाद ना लिखा हो तो उसको पैसिव में होना चाहिए। पैसिव में अगर इसको होना चाहिए तो इसको होना चाहिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि आर प्लस लिमिटेड। ठीक है, कहाँ है ये ऑप्शन, ये रहा। एक चीज तो आपको यही समझ में आनी चाहिए थी। अब दूसरी बात, कोई स्टूडेंट जो अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है वो ये भी कह सकता है कि सर इसको आप हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब कंसीडर ही मत करो। आप इसको ये कह रहे हैं कि ये मेन वर्ब है, एक्शन नेचर की है तो ट्रांजिटिव एक्शन है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। हम इसको मेन वर्ब कंसीडर ही नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि ये वाला जो बी है हमारा ये ही मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब के बाद एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लग गया, बहुत बढ़िया। और ये जो लिमिटिंग है, सर आप इस लिमिटिंग को नॉन फाइनाइट वर्ब यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को नॉन फाइनाइट वर्ब यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कंसीडर करो, और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव मतलब किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट ही हो रहा है ना किसका, एजुकेशनल फैसिलिटीज का। एजुकेशनल फैसिलिटीज को तो बोला जा रहा है लिमिटिंग। आप ये कहोगे तो दिमाग का इस्तेमाल तो आपने सही किया। अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया तो अब तो ये एडजेक्टिव है। अब इसके सामने अगर आप इसका ऑब्जेक्ट लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, इस तरह से यूज हो जाती है। लेकिन आप एक गलती फिर भी कर गए, आपने एक कॉन्सेप्ट फिर भी छोड़ दिया, वो ये कि अगर इसको लिमिटिंग को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव कंसीडर करोगे तो एडजेक्टिव है किसके लिए, ये एजुकेशनल फैसिलिटीज के, एजुकेशनल फैसिलिटीज के लिए, यानी कि फैसिलिटीज लिमिटिंग जो है फैसिलिटीज के लिए यूज हो रहा है। और मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर ये बताया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होता है तो वो नाउन ही उसका डूअर होता है, और मेन वर्ब के साथ ही वो एक्शन हो रहा होता है। इसलिए मैं कहता हूं, देखिए आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप इसको हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मेन वर्ब कह रहे थे तो आप ये कह रहे थे कि प्रेजेंट में एक्शन गोइंग ऑन है। एक बात ये नोट कर ली, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये आर मेन वर्ब है और इस लिमिटिंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव कंसीडर कर लो, तब भी आप इनडायरेक्ट वे में यही कह रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है जिस नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो नाउन ही उसको कर रहा है, और उसी पॉइंट पर कर रहा है, उसी टाइम पर कर रहा है जिस टाइम पर आपकी मेन वर्ब है। तो इस सिचुएशन में जब बी की फॉर्म लगी हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और लिंकिंग वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ही बात हो जाती है। इनके बीच का डिफरेंस बहुत ही नैरो हो जाता है। तो आप एक ही चीज कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि फैसिलिटीज लिमिट कर रही है और इसी पॉइंट पर कर रही है, यानी कि प्रेजेंट के पॉइंट पर ही कर रही है।
और जबकि ऐसा कुछ है नहीं, फैसिलिटीज लिमिट नहीं कर रही है, फैसिलिटीज को लिमिट किया गया है। फैसिलिटीज को अगर लिमिट किया गया है तो पैसिव मीनिंग कन्वे किया जा रहा है, एक्शन डन बाय समबडी एल्स है, और एक्शन डन बाय समबडी एल्स को कन्वे करने के लिए हम लगाते हैं पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पैसिव मीनिंग को कन्वे कर देती है, पास्ट पार्टिसिपल। बस इतनी सी बात, अगर बेसिक सी बात, मैं कॉमन एरर वाले सेशन में भी इन चीज़ों को बहुत खोलकर समझा चुका हूं, इसलिए मेरे लेक्चर थोड़े लंबे हो जाते हैं, क्योंकि मुझे आदत है खोलकर समझाने की। तो यहां पर ये सही हो जाता। लिमिटलेस का कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस हो रहा है लिमिटलेस। डीलिमिटिंग का तो मीनिंग अलग है। डीलिमिटिंग का मीनिंग है टू ड्रॉ द लिमिट ऑफ समथिंग, किसी भी प्लेस की, सम प्लेस, किसी भी प्लेस की आपने जब लिमिट ड्रॉ कर दी, ठीक है। जैसे कि अंग्रेजों ने क्या किया था, लिमिट ड्रॉ कर ली, इधर को इंडिया है उधर वाला पाकिस्तान है, तो ये क्या किया था उन्होंने, डीलिमिट किया था। अभी डीलिमिटेशन एक्सरसाइजेस होती थी इंडिया में, कहा जा रहा था कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज को पॉपुलेशन के आधार पर डीलिमिट किया जाएगा, उन सब पर बात चल रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं डीलिमिट करना, है ना, टू ड्रॉ द लिमिट या बाउंड्रीज ऑफ सम टेरिटरी। तो पहला ऑप्शन 44 का पहला ऑप्शन सही हो गया। 45 पर चल लेते हैं। डॉक्टर्स आर नोन फॉर देयर एलिजिबल हैंडराइटिंग। डॉक्टर्स यहां पर हो गया नाउन, जो कि एक सब्जेक्ट है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा हुआ है। आर नोन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, ये भी कह सकते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव हो रही है, पैसिव हो रही है। ये कह सकते हैं आप इसको कि बी प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो रखा है। इसको ये मानना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि इसका कोई डूअर वगैरह तो है नहीं, ठीक है। नॉन का कोई ऐसी वर्ब नहीं है एक्शन डन बाय समबडी एल्स कही जा सके या कोई डूअर इसका हो जाए। तो जब डूअर नहीं है तो आप इसको लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव मानिए। यहाँ पर नॉन का मतलब है फेमस, यहाँ पर फेमस, और ये जो नोन है, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल हो रही है, पास्ट पार्टिसिपल है मतलब एडजेक्टिव है। इतनी बात समझ में आ गई। फॉर प्रीपोजिशन हो गया, और फॉर प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन फ्रेज, ठीक है। हैंड राइटिंग एक नाउन हो गया, जेरेंड है जो कि जेरेंड कहा जा सकता है इसको, वर्ब के आईएनजी फॉर्म की स्ट्रक्चर में है। एलिजिबल एडजेक्टिव हो गया इस नाउन के लिए, जो कि सही लगा हुआ है। देखिए एलिजिबल सही क्यों है, क्योंकि मीनिंगफुल है। यहाँ पर एलिजिबल का मतलब है इम्पॉसिबल टू रीड और अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ बीइंग अनक्लियर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एलिजिबल का मतलब है नॉट क्लियर इनफ टू बी रीड। डॉक्टर्स क्या होते हैं, वो जब उनसे वो दवाई को, किसी भी ट्रीटमेंट को प्रिस्क्रिप्ट करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो किसी भी दवाई का नाम वो कैसे लिखते हैं, लो आप उसको समझ ही नहीं सकते हो, आप पढ़ ही नहीं सकते हो। मेडिकल वाला समझ जाता है, वो पता नहीं, हो सकता है उसको आदत पड़ी हुई हो, लेकिन तुम्हारे लिए जो होता है वो एलिजिबल होता है, मतलब इतना क्लियर नहीं होता कि उसको पढ़ा जा सके। एलिजिबल और इनएलिजिबल का तो मतलब ही नहीं था। एलिजिबल का मतलब होता है हैविंग द नेसेसरी क्वालिटीज और कंडीशन, मीटिंग सर्टेन कंडीशन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपके वोकैब में भी काम आएंगे ये वर्ड। एलिजिबल, हैविंग द नेसेसरी क्वालिटीज, जो रिक्वायर्ड क्वालिटीज हैं वो उसमें हो, और मीटिंग सर्टेन कंडीशंस, मीटिंग सर्टेन, यस मीटिंग रिक्वायर्ड लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड कंडीशंस। अगर कोई पर्सन उन कंडीशंस को मीट करता है या उसमें वो क्वालिटीज होती हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, एलिजिबल। इसी का उल्टा है इनएलिजिबल, ठीक है। इनएलिजिबल का मतलब क्या है, नॉट एलिजिबल, बस उल्टा ही मान लो इसका। एक दूसरा वर्ड था आपका करिजिबल, करिजिबल था ना, करिजिबल, करिजिबल का मतलब होता है जिसको इंप्रूव किया जा सके, जिसको करेक्ट किया जा सके। एबल टू बी करेक्टेड, जिसमें सुधार किया जा सके, जिसको करेक्ट किया जा सके। एबल टू बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड,
मान लो आपने कुछ बना दिया, आपने कुछ गलती कर दी और उस गलती में अगर उसको करेक्ट किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है, तो आप क्या कहोगे? तो करेजिबल मिस्टेक है, ऐसी मिस्टेक है जिसको करेक्ट किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। इनकरेजिबल इसका उल्टा हो गया, ठीक है, जिसको सुधारा ना जा सके। नॉट एबल टू बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, ये थे जो कि मीनिंगफुल नहीं थे। यहाँ पर क्या है? इनकरेजिबल हैंड राइटिंग नहीं, एलिजिबल हैंड राइटिंग होगा, ऐसी हैंड राइटिंग जो क्लियर ना हो, जिसको समझाना जा सके। देखिए ये हो गए आपके 45 सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है। आज हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम आगे के सेंटेंस जो अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको किसी भी सेशन से किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो ग्रामर का हो या कुछ आप कर रहे हो इंग्लिश से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बेझिझक लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।